हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आइडियल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आइडियल एमपीटीओ 2024 की वेल्डिंग बैच जो हमारे क्लासेस में चल रहा है उसके जो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था उसके टेक्निकल पार्ट को आज हम समझाने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि आइडियल के एमपीटीओ की वेल्डिंग बैच में हम प्रत्येक हफ्ता जो है 2 बार टेस्ट लेते हैं, जिसमें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल की पार्ट को अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज हम रखते हैं, जिसमें नॉन टेक में हम मैथ्स, साइंस, उसके साथ रीजनिंग, उसके साथ कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज, ये सभी चीज़ों को देते हैं। इसके साथ साथ टेक्निकल के जो आपके ट्रेड थ्योरी है और सिलेबस में जो दिया है एग्जाम के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स लोगों को देते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं उन सभी टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चंस को, जो कि हो सकता है आपके एमपीटीओ की जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें सिमिलर क्वेश्चंस भी आ सकता है। और ये मैं बता दूं आपको, इस बैच में हम गैस वेल्डिंग के चैप्टर वाइज टेस्ट लिए थे और इस टेस्ट में केवल गैस वेल्डिंग के क्वेश्चंस हम दिए थे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर से आता है। आप सभी बढ़िया से देखिए, क्वेश्चन को समझिए। 16 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन होसेस की रंग है। देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द करेक्ट कलर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। और ऑप्शन में देखिए, ऑक्सीजन का रंग काला और एसिटिलीन का नीला, ऑक्सीजन का रंग काला और एसिटिलीन का लाल, ऑक्सीजन का काला और एसिटिलीन का मरून, ऑक्सीजन का काला और एसिटिलीन का ऑक्सीजन का लाल और एसिटिलीन का मरून। ये 4 ऑप्शन दिया है। तो आपको सही आंसर क्या होगा देख लीजिए। आपको हमेशा बताया जाता है जो ऑक्सीजन सिलेंडर होती है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर की जो रंग होती है वो ब्लैक होती है, ठीक है, इसके बारे में। और इसमें राइट हैंड थ्रेड रहता है, अगर क्वेश्चन में आता है तो ये काम में आएगा। और एसिटिलीन का जो सिलेंडर रहता है ये मरून रहता है और इसमें लेफ्ट हैंड का थ्रेड रहता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जहां पे ये एकदम एग्जैक्ट मिल जाता है ब्लैक और मरून, तो उसका आंसर वही होगा। अगर ब्लैक नहीं होता है तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ब्लैक नहीं होगा तो ग्रीन होगा, और अगर मरून नहीं होगा तो लाल होगा, ठीक है। अगर ये दोनों हैं तो आंसर यही होंगे। तो आपका इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर। एक 1.2 mm थिकनेस वाली स्टील प्लेट की ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग करने के लिए इसके लिए प्रयोग की जाने वाली नोजल का साइज आप सभी को बता दूं, यहां पे दिया गया है कि जो 1.2 mm दिया गया है ये है आपका स्टील प्लेट, ठीक है। 1.2 mm की थिकनेस वाली स्टील प्लेट का साइज है। ये प्लेट का साइज क्या दिया, 1.2 mm। और उसी के साथ साथ इसके लिए प्रयोग नोजल साइज पूछा है। नोजल साइज पूछा है और किसके लिए पूछा है, देखिए वेल्डिंग के लिए पूछा है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि वेल्डिंग के लिए और जो गैस कटिंग के लिए हमारा वेल्डिंग टॉर्च का प्रयोग किया जाता है। जो गैस वेल्डिंग में हम वेल्डिंग टॉर्च का प्रयोग करते हैं उसको ब्लो पाइप के नाम से जानते हैं, ब्लो पाइप। और जो हमारे आर्क वेल्डिंग में जो टॉर्च का प्रयोग किया जाता है उसको वेल्डिंग टॉर्च बोला जाता है, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में उसी ब्लो पाइप को हम वेल्डिंग टॉर्च के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लो पाइप है इसमें से ऑक्सी एसिटिलीन की जो गैस है वो फ्लेम के रूप में निकलता है। ब्लो पाइप की 2 मुख्य भाग होती है, एक होता है बॉडी, एक होता है नोजल। ये नोजल बनी होती है कॉपर की, और नोजल के नीचे जो छोटा सा छिद्र रहता है उसी को हम ऑरिफिस बोलते हैं, और इसी के डाया ही नोजल का साइज कहलाता है। गैस वेल्डिंग में हम जो नोजल का इस्तेमाल करते हैं वो 1 नंबर से लेकर 90 नंबर तक में प्राप्त होती है। ये आप सभी को पता होगा, आईटीआई में आप पढ़े होंगे। और ये जो 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर, ये सब नंबर से डिनोट किया जाता है इसकी वेल्डिंग नोजल की साइज को। और प्रत्येक नंबर के लिए एक प्लेट थिकनेस फिक्स किया जाता है। जैसे कि 1 नंबर यहाँ दिया गया है, तो 1 नंबर कितने प्लेट की थिकनेस को वेल्डिंग कर सकता है, 0.08 mm तक की प्लेट को वो वेल्डिंग कर सकता है। और जैसे 2 दिया है, 2 कितने तक की प्लेट को वेल्डिंग कर सकता है, 1.2 mm तक थिकनेस की प्लेट को वेल्डिंग कर सकता है। यहाँ पे 3 नंबर के वेल्डिंग ब्लो पाइप की साइज दिया है, तो 3 mm किसको वेल्डिंग कर सकता है, कितने mm की प्लेट को, 1.6 mm की। उसी प्रकार 5 नंबर की ब्लो पाइप
जो साइज है वो 5 नंबर कितने mm की प्लेट को 2.4 mm की प्लेट को वेल्डिंग कर सकता है। तो आपको इसी प्रकार 90 नंबर तक आपको वेल्डिंग नोजल साइज मिल जाएगा और 90 नंबर जो है वो 25 mm से ऊपर तक की प्लेट को वो वेल्डिंग कर सकता है। तो आपके यहाँ पे दिया गया है 1.2 mm थिकनेस की प्लेट को वेल्ड करने के लिए कौन सा ब्लो पाइप साइज चाहिए होगा, तो आपके हिसाब से यहाँ पे 2 नंबर। तो ये सभी जानकारी आप सभी का बहुत काम आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं 18 नंबर, गैस वेल्डिंग और गैस कटिंग के लिए सिलेंडर में ऑक्सीजन को अधिक से अधिक मैक्सिमम कितना प्रेशर अधीन स्टोर किया जाता है। देखिए चाहे वेल्डिंग हो या कटिंग हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो प्रेशर रहता है उसको 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से हम 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में अधिकतम, ठीक है, हम गैस प्रेशर को भरते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो 120 ना होके 150 kg सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए 120 अगर ऑप्शन में होता तो भी आंसर ये होता, अगर ये तो नहीं है तो आंसर ऑटोमेटिकली ये फाइनल हो जाता है। चलिए उसी प्रकार अगर मैं एसिटिलीन की बात करूं तो ये 15 kg पर सेंटीमीटर आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर भरण क्षमता पूछता तो ऑक्सीजन के लिए भरण क्षमता जो स्टोरेज कैपेसिटी है ऑक्सीजन के लिए हमारे एसिटिलीन के लिए 7 MQ है, ऑक्सीजन के लिए 7 MQ है और एसिटिलीन के लिए 6 MQ होनी चाहिए, ठीक है। इस सब को याद रखना हो। 19 नंबर देखिए वेल्डिंग ब्लो पाइप के टिप की धातु क्या होती है। देखिए टिप की धातु पूछा है। जैसे कि मैं आपको बताया वेल्डिंग ब्लो पाइप के मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बॉडी होता है, ठीक है, दूसरा होता है हमारा नोजल। देखिए जो बॉडी होता है वो बॉडी आपको पता है ये ब्रास से बनी हुई होती है और जो नोजल होता है ये कॉपर की बनी हुई होती है। ये दोनों नॉन फेरस धातु से बनी हुई होती है। इसका रीजन भी आप सभी को मैं बता दूं, ब्रास और कॉपर दोनों नॉन फेरस मेटल होते हैं और ये जो नॉन फेरस मेटल है, जितने भी नॉन फेरस मेटल होते हैं सबसे ज्यादा मान के चलिए इनका जो गलनांक होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। 1083 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा कॉपर का होता है और ब्रास का लगभग 850 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल होने के साथ साथ ये रस्ट प्रूफ भी होते हैं, ठीक है। रस्ट प्रूफ होने के साथ साथ और एक इनका खासियत क्या होता है, ये केमिकली ऑक्सीडाइज जो हो जाती है वो केमिकली ऑक्सीडाइज फ्री होते हैं ये, ठीक है। केमिकल रिएक्शन से ये प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये सभी कारण के वजह से इसको हम वेल्डिंग के टॉर्च या वेल्डिंग ब्लो पाइप बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हमारा नोजल होता है कॉपर का होता है वो इसके कॉपर से बने होने की वजह से ये एयर टाइट देता है, एयर टाइट जॉइंट मतलब थ्रेड देता है, क्योंकि हमारे जो नॉन फेरस मेटल होने की वजह से हम फाइन थ्रेड काट सकते हैं और फाइन थ्रेड काटने की वजह से ये एयर टाइट हमारा पूरा जॉइंट प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हमारा जो गैस होता है वो गैस की रिसाव नहीं होता है, गैस जो है लीकेज नहीं होता है। तो इसीलिए ये हमारा हमेशा याद रखना है और इसका आंसर होगा कॉपर, ठीक है। अगर बॉडी देता तो ब्रास होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 1.6 mm साइज वाले ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग ब्लो पाइप थिकनेस वाली प्लेट की कटिंग के लिए उपयुक्त क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप सभी को बता दूं, यहाँ पे वेल्डिंग की टॉर्च के बारे में बताया था, अभी यहाँ पे बता रहा है कटिंग के टॉर्च। देखिए कटिंग टॉर्च और वेल्डिंग टॉर्च में हमारा थोड़ा सा अंतर है। जो कटिंग टॉर्च होता है या कटिंग ब्लो पाइप होता है वो कटिंग टॉर्च और वेल्डिंग टॉर्च की डिजाइन में भी फर्क होता है तथा नोजल की एंगल में भी फर्क है। इसकी नोजल की एंगल जो होती है 90 डिग्री में बेंड होती है और जो वेल्डिंग टॉर्च होती है, ठीक है, वेल्डिंग ब्लो पाइप या वेल्डिंग टॉर्च होती है उसकी जो नोजल की जो बेंडनेस है 120 डिग्री में होता है। इसके साथ साथ कटिंग में हमारा हमेशा सिंगल स्टेज रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है, सिंगल स्टेज रेगुलेटर का, और यहाँ पे डबल स्टेज रेगुलेटर का हमेशा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो कटिंग टॉर्च होता है उसके जो साइज होता है वो भी काटे जाने वाली प्लेट की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है और वेल्डिंग टॉर्च जो होता है वो भी काटे जाने वाली प्लेट थिकनेस के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि मैं बताया आपको पहले वेल्डिंग टॉर्च के जो हमारा नोजल साइज के बारे में, अभी मैं बता रहा हूं आपको
कटिंग टॉर्च के नोजल के साइज के बारे में। देखिए कटिंग टॉर्च की जो नोजल साइज होती है 3.6 mm जो हमारा प्लेट थिकनेस है, उसके लिए यहाँ पे जो कटिंग टॉर्च की नोजल साइज होगा वो भी mm में होगा, तो वो होता है 0.8 mm। ठीक है, 0.8 mm की नोजल साइज का प्रयोग किया जाएगा। 6 से 19 के लिए हमारे यहाँ पे 1.2 mm का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 1.6 mm का प्रयोग किया जाएगा 19 से 100 के लिए, और यहाँ पे 100 से 150 के लिए उसी प्रकार 2.0 का mm का प्रयोग किया जाएगा, मतलब 2 mm का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 150 से 200 के लिए देखेंगे, 150 mm से 200 mm के लिए, तो यहाँ पे 2.4 mm का प्रयोग किया जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे 200 से 250 के लिए देखेंगे, ठीक है, 200 से 250 के लिए देखेंगे तो 2.8 mm का प्रयोग किया जाए। कुछ इसी प्रकार हमारे प्लेट थिकनेस के अनुसार हम नोजल का साइज को चयन करते हैं और हम गैस वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 21 नंबर, रेगुलेटर की केयर और मेंटेनेंस निम्नलिखित में से कौन सा 7 अच्छा है। देखिए रेगुलेटर की ये जो केयर एंड मेंटेनेंस की बात कर रहा है, ये हमारे सेफ्टी प्रिकॉशन के अंतर्गत आता है। गैस वेल्डिंग के रेगुलेटर के कनेक्शन में तेल का प्रयोग करना, ऑक्सीजन और एसिटिलीन रेगुलेटर को एक दूसरे के नजदीक फिक्स करना, रेगुलेटर पर होस लपेटना, रेगुलेटर कनेक्शन में लीकेज चेक करने के लिए साबुन पानी का इस्तेमाल करना। तो आंसर होगा ये। ठीक है, जो लीकेज चेक करके ही हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए। रेगुलेटर की केयर और मेंटेनेंस के लिए हमारे जो रेगुलेटर होते हैं, हमें पता है ऑक्सीजन के लिए अलग रेगुलेटर और एसिटिलीन के लिए अलग रेगुलेटर लिया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की जो रेगुलेटर होती है उसमें राइट हैंड थ्रेड रहता है, और एसिटिलीन सिलेंडर में जो रेगुलेटर रहता है वो उसके सिलेंडर के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड थ्रेड रहता है, तो इसलिए कोई किसी के ऊपर यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको जब भी यूज किया जाए तो लीक चेक करके ही यूज करनी चाहिए, और लीक चेक के लिए हम साबुन पानी का इस्तेमाल करते हैं। 22 नंबर देखिए, मैनिफोल्ड सिस्टम में DA मीन्स डिजॉल्व्ड एसिटिलीन और ऑक्सीजन पाइप की धातु क्या होती है। मैं आपको बताया था जो मैनिफोल्ड सिस्टम होती है, इकट्ठा कई सारे सिलेंडर अगर एक साथ एक जगह पे रह जाते हैं तो उनको हम मैनिफोल्ड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, मैनिफोल्ड सिस्टम में कई सारे सिलेंडर को एक जगह पे रख के हम प्रयोग करते हैं, और यहाँ से हम जो मतलब पाइप के थ्रू हम गैसेस को दूसरे जगह को वेल्डिंग एरिया को हम सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन के लिए अलग पाइप का इस्तेमाल किया जाता है और एसिटिलीन के लिए अलग पाइप इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन के लिए जो पाइप का इस्तेमाल किया जाता है वो होती है ब्रास, नॉट कॉपर। ठीक है, याद रखना ब्रास। और एसिटिलीन के लिए स्टील पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे उसी अनुसार हमारा आंसर क्या होगा, देख लीजिए, DA के लिए कॉपर और ऑक्सीजन के लिए स्टील पाइप। तो ये गलत हो गया। DA के लिए स्टील पाइप और ऑक्सीजन के लिए कॉपर, कॉपर नहीं होता है, ब्रास होता है। तो DA के लिए ब्रास पाइप और ऑक्सीजन के लिए स्टील पाइप, तो ये भी गलत हो गया। DA के लिए स्टील पाइप और ऑक्सीजन के लिए ब्रास पाइप, तो आंसर D होगा सही। ठीक है, नंबर, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसमें फ्लक्स का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी को मैं बता दूं, जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है या गैस वेल्डिंग होती है उसमें फ्लक्स का प्रयोग बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, फ्लक्स का प्रयोग करने से हमारे जो मेल्टिंग मेटल होती है उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाती है और हमारा ऑक्सीडेशन से हम बच जाते हैं। प्लस हमारे फ्लक्स जो होता है, हमारे जो पेनिट्रेशन करता है, हमारे मेल्टिंग मेटल को डीप पेनिट्रेशन देता है। तो ये 3 कारण जो होता है फ्लक्स प्रयोग करने का मुख्य होता है। तो ये फ्लक्स जो होता है हमारे गैस वेल्डिंग में जब हम प्रयोग करते हैं तो मुख्यतः ये 3 प्रकार के फ्लक्स का हम प्रयोग करते हैं, 3 प्रकार के फॉर्म में। एक होता है हमारे पाउडर फॉर्म में, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पेस्ट फॉर्म में, और तीसरा होता है लिक्विड फॉर्म में। ये 3 प्रकार के फॉर्म में हम क्या करते हैं, फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं कि किस किस फ्लक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ज़्यादातर हम नॉन फेरस धातुओं के लिए हम क्या करते हैं, फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। और जो फेरस धातु होते हैं जैसे कि माइल्ड स्टील या फिर मीडियम कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील के लिए हम लगभग फ्लक्स का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कई जगहों पे फ्लक्स का प्रयोग भी कर लेते हैं। तो ये फेरस धातुओं के लिए फ्लक्स का प्रयोग नहीं करेंगे चल जाएगा, बट नॉन फेरस धातुओं के लिए फ्लक्स का प्रयोग अनिवार्य होता है। तो एल्यूमिनियम के लिए आप सभी को पता है अल्कलाइन, क्या अल्कलाइन होता है, बेस्ट अल्कलाइन का प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम के लिए। और हमारे जो अल्कलाइन के साथ क्लोराइड और बाइसल्फेट का मिश्रण करके भी हम इसमें प्रयोग करते हैं।
कॉपर की बात करें तो कॉपर के लिए हम ज़्यादातर सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और क्लोराइड जो सल्फेट होता है और बोरिक एसिड होता है, इसका मिश्रण को भी हम प्रयोग करते हैं। मैग्नीशियम के लिए हम एल्यूमिनियम के लिए जिस प्रकार अल्कलाइन का प्रयोग करते हैं तथा हमारे क्लोराइड्स और बाइसल्फेट का मिश्रण का प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार सेम हम मैग्नीशियम के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ये तीनों के बारे में समझ लिए। अब स्टील के लिए अगर हमें प्रयोग करना होगा फ्लक्स, तो हमें बोराक्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, या फिर हम सोडियम सिलिकेट का भी प्रयोग कर सकते हैं स्टील या फेरस धातुओं के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, किस गैस से भरे सिलेंडर पर लाल रंग की पेंट नहीं किया जाता है? देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आपको पता है ऑक्सीजन। देखिए सिलेंडर की जो रंग होती है वो बहुत मायने रखता है। आप सभी को बता दूं, एग्जाम में सिलेंडर के रंग के बारे में क्वेश्चन आता है, या फिर आपके सिलेंडर की जो चूड़ियों के बारे में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो इन दो चीज़ों को आपको यहाँ पे जितने हैं सिलेंडर दिया है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ, आपको काम में आ सकता है। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग हमेशा ब्लैक होता है, और इसमें राइट हैंड थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, राइट हैंड थ्रेड, ठीक है, या क्लॉकवाइज थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार कोल गैस का रंग भी हमारा रेड होता है, ठीक है, और इसमें कोल गैस में आपको याद रखना होगा एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन का रंग भी लाल होता है, और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। देखिए एसिटिलीन में जैसे एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, सेम उसी प्रकार हाइड्रोजन में भी एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोल गैस पूछता है, कोल गैस, तो कोल गैस में आपको एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी प्रकार एलपीजी, जो हम ब्यूटेन बोलते हैं, जो घर में हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, उस एलपीजी सिलेंडर के बारे में अगर पूछता है तो ये होगा क्या? ये होगा रेड। ध्यान रहे, चाहे आपको ब्यूटेन पूछे या चाहे आपको प्रोपेन पूछे, तो ये प्रोपेन हो या ब्यूटेन हो, ये हमेशा लाल रंग के सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। घर वाली जो सिलेंडर है आप देखे होंगे, इसमें लाल रंग का इस्तेमाल होते हैं, और इसमें क्लॉकवाइज थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसका यूज किए होंगे कभी ना कभी, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको ये सभी याद रखना पड़ेगा। कहीं पे रंग पूछता है तो कहीं पे थ्रेड पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, डीए का अभिप्राय क्या है? तो आपको पता है डीए मतलब होता है डिजॉल्व्ड एसिटिलीन। एसिटिलीन एसीटोन में डिजॉल्व्ड अवस्था में रहता है, इसलिए इसका डीए नाम दिया जाता है। नेक्स्ट होता है, क्वेश्चन आ रहा है 26, सिलेंडर से प्रति घंटा एसिटिलीन निकालने की दर कितनी? इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए प्रति घंटा सिलेंडर से जो गैस फ्लो होता है उसका एक रेशियो रखा जाता है। सिलेंडर से अगर गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो हमारा हार्ड फ्लेम हो जाएगा, तो इसीलिए हमारे सिलेंडर से ब्लो पाइप के तरफ जो गैस बहता है उसका भी एक निर्धारित मात्रा होनी चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया है सिलेंडर का आधा 1 घंटे में निकल जाता है, सिलेंडर का 1/3 1 घंटे में निकल जाता है, सिलेंडर का 1/4 1 घंटे में निकल जाता है, सिलेंडर का 1/5। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि सिलेंडर को, अगर पूरे सिलेंडर के गैसेस को मैं 5 भाग पकड़ता हूँ तो मुझे 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में 1 भाग मुझे बहाव चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या उससे कम भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन में डिजॉल्व की जाती है? तो आप सभी को पता है एसिटिलीन की जनरेशन के लिए हमें कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड प्लस पानी, वाटर का आवश्यकता होती है। कैल्शियम कार्बाइड जो होती है वो 63% और वाटर जो होती है वो 37% का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो हमारा एसिटिलीन का जनरेशन किया जाता है, और एसिटिलीन गैस होती है हाइड्रोकार्बन का एक यौगिक होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस। तो ये हाइड्रोकार्बन गैस का जो C2H2 होता है, यहाँ पे आपको अगर पूछता है कि कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है, ये परसेंटेज में भी पूछ सकता है और भाग में भी पूछ सकता है। तो अगर C2 के बारे में पूछा,
ठीक है। कार्बन कितना होता है परसेंटेज में, तो 92.3% मारना होगा। और अगर हाइड्रोजन की परसेंटेज पूछता है तो बाकी जितना बच गया 7.7% यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और 92.3% यहाँ पे कार्बन होता है। तो उसी प्रकार भाग में अगर पूछता है तो कार्बन 24 भाग का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 भाग में प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को आप मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेंडर से प्राय एसिटिलीन को इस दर पर डिस्चार्ज करना चाहिए कि वो कितने घंटे से पहले खाली ना हो, तो आपको अभी भी बताया कि 5 घंटे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई प्रेशर ऑक्सीजन कनेक्शन पर तेल या ग्रीस को निम्न कारण से प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको पता है हाई प्रेशर ऑक्सीजन कनेक्शन में अगर तेल और ग्रीस का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे विस्फोट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसका आंसर होगा विस्फोट हो सकता है। 30 नंबर, गैस वेल्डिंग में फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। फिलर रॉड इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग व्हाई, क्योंकि आपको पता है ये जॉइंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने भी मदद करता है। ये हमारा सही साइज का वेल्ड प्राप्त करने, अतिरिक्त तत्वों को वेल्ड में मिलाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो बेस्ट आंसर होगा बी। ठीक है, तो अच्छी पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए हम फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, फ्लूइडिटी को बढ़ाने के लिए। ये केवल ये फ्लक्स के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये फ्लक्स का काम ये दोनों करते हैं, फ्लक्स का कार्य है। और ये जॉइंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये भी फ्लक्स का कार्य है। बट हमारा वेल्डिंग रॉड की जो प्रयोग किया जाता है उसका कारण क्या होता है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में दिया है, यदि जोड़ने वाली फेरस से तेल, पेंट, ग्रीस और जंग को साफ न किया जाए तो वेल्ड क्या बनेगा। देखिए वेल्ड क्या बनता है, आपको पता है कि कमजोर और ब्रिटल बनेगा, क्योंकि अगर हम इम्प्रूटीज को साफ नहीं करेंगे, ठीक है, प्री वेल्डिंग सरफेस प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो ये ब्रिटल बनेगा। मतलब उसमें जो हमारी इम्प्रूटीज है उसमें दब के रहेंगे मोल्टन पुल पे और वहीं से हमारा क्रैक डेवलप होता है। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 mm माइल्ड स्टील शीट की गैस वेल्डिंग के लिए फिलर रॉड कितनी होती है। तो प्लेट की मोटाई के अनुसार हम फिलर रॉड लेंगे। तो यहाँ पे 3 mm जो है वो हमारा जो फिलर रॉड है उसकी डाया होगा। बट कौन सा फिलर रॉड लेंगे वो मायने रखता है। तो वो होता है खाली माइल्ड स्टील रॉड लेंगे तो ये मतलब रस्ट लगने वाला काम कर सकता है, रस्ट लग सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील लेंगे, जिसको हम CCMS बोलते हैं। कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील का जो हमारा फिलर रॉड होता है वो रस्ट प्रूफ और केमिकल रिएक्शन प्रूफ जॉइंट प्रोवाइड करता है। तो इसलिए CCMS का प्रयोग सबसे ज़्यादा होने वाला फिलर रॉड में से एक है। ये जो फिलर रॉड होता है ये लंबाई में 500 mm तथा 1000 mm में मिलता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होता है हाइड्रोलिक गैस प्रेशर वाल्व खुले हो तो गैस वो बह सकती है। भाई गैस रहता है सिलेंडर में तो सिलेंडर से ब्लो पाइप की ओर बहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप के सुराख को किससे साफ करनी चाहिए। तो टिप के सुराख जो होती है ऑरिफिस को हम टिप क्लीनर से साफ करते हैं। ये आपको सर्टिफिकेशन में पढ़ाया गया था। LP ब्लो पाइप में इंजेक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए लो प्रेशर ब्लो पाइप, LP मतलब होता है लो प्रेशर ब्लो पाइप में इंजेक्टर का मुख्य काम होता है कि हाई प्रेशर ऑक्सीजन एसिटिलीन खींचती है और आगे बढ़ाने का काम करती है। क्योंकि ये लो प्रेशर में अगर हमारा यूज हो रहा है तो इंजेक्टर उसको सही मात्रा में सुइटेबल वर्किंग प्रेशर में गैस को बहाव करता है या फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोजल प्राय कॉपर से क्यों बना होता है। अभी भी बताया ये कॉपर में जंग नहीं लगता है, ये भी सही होगा। कॉपर सस्ता होता है, ये भी सही है। फाइन थ्रेड्स के लिए कारण इस पर एयर टाइट कटिंग फिटिंग संभव है, ये भी सही है। कॉपर का गलनांक अधिक होता है, ये भी सही है। तो चारों तो सही है, लेकिन सबसे बढ़िया सुटेबल आंसर होगा सी। तो फाइन थ्रेड्स के कारण इस पर एयर टाइट फिटिंग संभव होती है, इसीलिए कॉपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लो पाइप जिस पर इंजेक्टर लगा हो सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, ब्लो पाइप जिस पर इंजेक्टर लगा हो रोकता है। देखिए ब्लो पाइप जिस पर इंजेक्टर लगा होता है वो क्या रोकता है। ब्लो पाइप जिस पर इंजेक्टर या प्रोटेक्टर लगा रहता है वो फ्लैश बैक को या बैक फायर को रोकता है। किसको रोकता है, फ्लैश बैक या बैक फायर को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में फ्लक्स का चयन निर्भर करता है। आप सभी को पता है गैस वेल्डिंग में फ्लक्स का चयन
जो है निर्भर करता है किसके ऊपर, जोड़े जाने वाली मटेरियल के प्रकार के ऊपर। भाई जोड़े जाने वाली मटेरियल का प्रकार जैसे होगा उसी प्रकार फ्लक्स का चयन करेंगे। अभी अभी मैं आपको बताया एल्यूमिनियम के अल्कालाइन, तो एल्यूमिनियम के लिए अल्कालाइन, तो एल्यूमिनियम हो गया क्या, जो जोड़े जाने वाली मटेरियल की प्रकार, तो उसके अनुसार हम अल्कलाइन का प्रयोग करेंगे। तो फेरस के लिए मैं बताया बोराक्स, तो फेरस मेटल ये हो गया मतलब मेटल का प्रकार, और इसी प्रकार को देखते हुए हम बोराक्स को प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली फिलर रॉड का व्यास निर्भर करता है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली फिलर रॉड, ये कभी भी फिलर रॉड की साइज अगर आपको किसके ऊपर निर्भर करता है, या नोजल साइज हो गया, ब्लो पाइप का साइज हो गया, ये कभी भी साइज का पूछा जाए किसके ऊपर निर्भर करता है, तो आपका एक ही आंसर होगा, वह है वेल्ड की जाने वाली प्लेट की थिकनेस, ये बड़ी मायने रखता है। ठीक है, गैस वेल्डिंग में बचे हुए फ्लक्स को साफ करने की जरूरत क्या है, भाई फ्लक्स होता है खाद को हमेशा साफ कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो खाद है वो बहुत गंदा दिखता है। तो आंसर होगा आपका अच्छी दिखने, गुड अपीयरेंस के लिए। ठीक है, गुड अपीयरेंस के लिए हमें इस फ्लक्स को हटा देनी चाहिए चिपिंग हैमर से। यदि एक सिस्टम में एक से अधिक सिलेंडर कनेक्ट किया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, तो आपको बताया था कि ये होता है मैनिफोल्ड सिस्टम। ये मैनिफोल्ड सिस्टम एक जगह पे कई सारे हमारे गैस की जो वेल्डिंग करने के लिए हमारे जो सिलेंडर्स होते हैं एक जगह पे बहुत सारे रखते हैं। ये दो प्रकार होते हैं, एक स्टेशनरी टाइप होता है, एक पोर्टेबल टाइप होता है। ठीक है, मैनिफोल्ड सिस्टम। उसके बाद यह न्यूट्रल ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन को किस अनुपात में, आप सभी को पता है 1:1 अनुपात में हम इसको मिश्रण करते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल फ्लेम जो होता है ये लगभग सभी धातुओं के लिए यूज किया जाता है वेल्डिंग के दौरान। जैसे कि आपको फेरस मेटल के लिए अगर बोला जाए तो न्यूट्रल फ्लेम, स्टेनलेस स्टील के लिए भी न्यूट्रल फ्लेम, लगभग सभी धातुओं के लिए ये न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 1:1। इसके कारण क्या है, जो हमारा मतलब जो न्यूट्रल फ्लेम होता है वो एक्चुअल में क्या करता है, किसी भी धातु के संस्पर्श में इस प्रकार की फ्लेम आते ही प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो इसीलिए न्यूट्रल रहता है, तो इसलिए इसका सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन में न्यूनतम तापमान देता है। तो आप सभी को इसकी तापमान के बारे में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कभी भी कुछ ही पूछा जाता है, जैसे अभी मिनिमम टेम्परेचर पूछ लिया, हो सकता है कभी मैक्सिमम टेम्परेचर पूछ ले, तो आपको टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा। ऑक्सी एसिटिलीन की अगर बात करें तो ये 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देता है, जो कि सबसे हाईएस्ट तापमान यही गैस देता है हमेशा। और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, इसका ऑक्सी हाइड्रोजन की जो तापमान होती है वो 2400 डिग्री से 2700 डिग्री, कितना 2400 डिग्री सेंटीग्रेड से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तापमान देता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकोल गैस देखिए सबसे कम तापमान यही देता है, जो कि 1800 से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे कम तापमान यही देता है। ठीक है, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान ये देता है। ऑक्सी लिक्विड जो कि हमारा ब्यूटेन, ऑक्सी एलपीजी जो होता है वो कितना तापमान देता है, तो ये होगा स्टील कटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो 2700 डिग्री सेंटीग्रेड से 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ये देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44 नंबर, ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप में बैकफायर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। देखिए बैकफायर का कौन सा कारण नहीं है, तो बैकफायर क्यों होता है, अगर नोजल ओवर हीटिंग होता है तो बिल्कुल होता है। नोजल में अगर कोई मतलब कंकड़ फंस गया या स्लैग लग गया तो उसके लिए पुटपुट का आवाज़ आता है, तो नज़दीक लेने से भी होता है, सुराख बंद होने के चोक हो जाने की वजह से भी होता है। तो आंसर क्या होगा, गैस प्रेशर सेटिंग अधिक है तो ये बैकफायर का कारण नहीं है। 45 नंबर, पुण्य ज्वलन, या आपको पता है कि जो हमारा संपूर्ण दहन जिसको बोला जाता है, तो पूर्ण दहन के लिए हमारे जो एसिटिलीन की एक आयतन की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ऑक्सी एसिटिलीन की जो आयतन होती है हमेशा ये 2:1, ठीक है, 2:1 में हमारा क्या होता है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनती है, और इसी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमारे संपूर्ण दहन होता है या कंप्लीट कंबस्टन होता है। तो आंसर होगा ऑक्सीजन यहाँ पे कितना प्रतिशत रहनी चाहिए, 2.5। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर, कैल्शियम कार्बाइड एक रासायनिक मिश्रण है जिसमें क्या होता है।
देखिए कैल्शियम कार्बाइड एक रासायनिक मिश्रण है और इसके बारे में मैं बताया था कि कैल्शियम कार्बाइड के बारे में आपको कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, एसिटिलीन गैस के बारे में पूछा जा सकता है। तो कैल्शियम कार्बाइड एक रासायनिक मिश्रण है इसमें 63% कैल्शियम रहता है और 37% हमारा कार्बन रहता है। ये आपको मैं बताया था 63% कैल्शियम और 37% कार्बन। बट एसिटिलीन गैस के बारे में अगर पूछता है तो कार्बन रहता है 92.3%, ये कार्बन रहता है और 7.7% यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बताया हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कैल्शियम कार्बाइड के बारे में क्या सही नहीं है। देखिए कैल्शियम कार्बाइड क्या सही नहीं है, यह ब्रिटल होता है, बिल्कुल होता है। ये वायुमंडल में नमी को सोख लेती है, बिल्कुल। उसके बाद जब इसे पानी के साथ संपर्क में लाया जाता है तो एसिटिलीन उत्पन्न होती है, ये भी सही है। ये मिट्टी के तेल में घुलनशील है, ये नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर होगा यही, ये मिट्टी के तेल में कभी घुलनशील नहीं है, तो आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड और किसके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। एसिटिलीन जैसे कि बताया था कैल्शियम कार्बाइड और पानी, ठीक है, पानी के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होकर एसिटिलीन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट 49, ऑक्सीजन के भरा हुआ सिलेंडर का वजन कितनी होती है। देखिए आप सभी को ये मैं बताया था कि जो हमारा भरा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका वजन होता है 80 kg और ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो 80 kg। अगर एसिटिलीन की बात करें तो यहाँ पे 41.5 kg आपको मारना होता, भरा हुआ एसिटिलीन का सिलेंडर, भरा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर की वजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। गैस वेल्डिंग प्रयोग वेल्डिंग टॉर्च की नोजल कितने नंबर में मिलते हैं। आप सभी को बताया था 1 से 90 नंबर में ये मिलते हैं, 1 नंबर से लेके 90 नंबर में ये मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आइडियल टेक्निकल क्लासेस वेल्डिंग बैच टेस्ट। और आप सभी को मैं बता दूं प्रत्येक हफ्ते हमारे 2 टेस्ट होता है। अगर आपको ज्वाइन करना है क्लास तो आप बिल्कुल हमारे आइडियल टेक्निकल क्लासेस के वेबसाइट पे जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं या फिर आइडियल टेक्निकल क्लासेस की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक दिन लाइव क्लास होता है, उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपके एप्लीकेशन में रहता है। प्रत्येक वीक में 2 टेस्ट होते हैं, फिटर मशीनिस्ट टर्नर बैच का भी होता है और वेल्डिंग बैच का भी होता है, प्लस इलेक्ट्रिशियन बैच की। तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं मात्र 499 में, ठीक है। मात्र 500 रुपये में आपको 2 महीने लगातार पढ़ाया जाएगा और पूरा मेहनत कराया जाएगा ताकि आपका MPTO एग्जाम क्रैक हो जाए। ओके, थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।